देश का सवाल देख रहे हैं आप। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के लिए मुसलमान सबसे बड़ा फैक्टर है। यूपी की 20% मुसलमान आबादी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। राज्य के 143 सीटों पर मुसलमानों का असर है। करीब 36 सीटों पर मुसलमान आबादी इतनी है कि वो अपनी पसंद का विधायक बना ले जाएं। 43 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 30% है। 1992 से पहले यूपी में मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बाबरी मस्जिद टूटने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हो लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी नए खिलाड़ी हैं, गेम चेंजर कहते हैं अपने आप को। यह भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की फिराक में है। सवाल एक ही है, आखिर 2022 में मुसलमान वोटर किसके साथ जाएंगे? दरअसल बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी चाहती है कि मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हिंदू वोटों को एकजुट रखने की है। ऐसे में अलग मुस्लिम वोटर बंट गए तो फिर बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है। सवाल इसलिए भी मौजू है कि पश्चिमी यूपी के बड़े मुसलमान चेहरे इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर लिया। उन्होंने जो वजह बताई वो यूपी में मुसलमानों के एक बड़े असमंजस को जाहिर करती है। कहते हैं इमरान, समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देगी, मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए। मुसलमान वोट के बंटवारे पर मैं इससे पहले की डिबेट की करूं शुरुआत। आप एक बार इमरान मसूद को सुने। इमरान मसूद वो नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इमरान मसूद वो नेता हैं जो सहारनपुर से आते हैं। इमरान मसूद वो नेता हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की फिराक में रहते हैं। इमरान मसूद वो नेता हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए गाहे बगाहे अपनी जबान को हल्का करते हैं। इमरान मसूद वो नेता हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दम ठोकते हैं, ये खम भरते हैं कि नहीं, अगर वो हैं तभी तो मुसलमान हैं। लेकिन सवाल बड़े कैनवास का है, यूपी के मुसलमान के जहन में क्या है? यूपी का मुसलमान किसके साथ में है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, AIMIM या कोई और? मुसलमान वोट बैंक के जहन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है? इमरान मसूद को पहले सुने। हमने अपने साथियों को बुलाया था मशवरे के लिए, चर्चा के लिए कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। उस परिस्थितियों के मद्देनजर मैंने तमाम साथियों को बुला करके मशवरा किया और अपने इस परिवार के अंदर ये फैसला हुआ कि हम जाकर के अखिलेश जी से टाइम लेकर के, समय लेकर के मिले और अखिलेश जी को समर्थन करने का काम करें। अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और जब बंदे तोले जाने लगे धर्म के लिहाज से, जाति के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, चश्मे के लिहाज से, तो फिर कहीं हिंदू OBC हो जाता है, कहीं पर दलित हो जाता है, कहीं पर अति पिछड़ा हो जाता है, कहीं पर मुसलमान अशराफ या पसमानदा हो जाता है। लेकिन मुसलमान कितने हिस्सों के बीच में बटा हुआ है? अगर बटा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान किसके साथ में जाएगा? निगत अब्बास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साधना भारती स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, अमीक जमाई हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और इसके अलावा धर्मवीर चौधरी मेरे साथ में हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी हैं, AIMIM के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीधे उन्हीं के पास में चलते हैं। अमीक जमाई, इमरान मसूद की जरूरत आप लोगों को आन पड़ी। मेरा पहला सवाल यह है कि आपके लिए मुसलमान जरूरी हैं या मजबूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको बहुत अच्छी सी खबर देना चाहता हूं कि आज जो है शशांक त्रिपाठी जो प्रयागराज से भाजपा के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। नहीं, ये खबर अच्छी आपके लिए होगी, मेरे लिए तो नहीं अच्छी है। ये न्यूट्रल जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ खबर है। अमीक भाई, आपके लिए अच्छी होगी, मेरे लिए सिर्फ खबर है। अब आगे बोलें आप। आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा तादाद, चाहे विधायकों का हो, मंत्रियों का हो, वो सब जो है ये समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जहाज है वो डूब रहा है, जो किसान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अकलियतों का विरोधी है। इसलिए सभी धर्म के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, किसानों ने, युवाओं ने, राशिद भाई, ये तय किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो लाल इनकलाब का पूरा ये फैलाव है। अमीक भाई, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप धारा प्रवाह बोलते हैं, मेरे क्षेत्र से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन या तो आपने मेरा सवाल सुना नहीं या आपने मेरा सवाल डक कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं, मुसलमान आपके लिए जरूरी है या मजबूरी है?
राशिद साहब, मुसलमान भारत के नागरिक हैं, जैसे सभी लोग हैं। हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, जिनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर देना चाहते हैं। विश्वास जो लफ्ज जोड़ा गया वो मुसलमानों को विश्वास में लेने का जोड़ा गया। तो समाजवादी पार्टी सभी धर्म जातियों को हक हकूक देने वाली एक हमारा इतिहास है कि जो भी कमजोर तबके हैं, चाहे वो दलित वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अकलियत वर्ग के हों, उनके उत्थान के लिए काम करना। इसलिए सभी लोगों की बराबर की भागीदारी है भारतीय जनता पार्टी को। आप कहते हैं बराबर की भागीदारी। निखत अब्बास अमीक जमई कहते हैं बराबर की भागीदारी, लेकिन आपकी भागीदारी में आखिरकार क्यों विश्वास नहीं है अमीक जमई को, क्यों विश्वास नहीं है साधना भारती को, क्यों विश्वास नहीं है धर्मवीर चौधरी को, क्यों दानिश कुरैशी को विश्वास नहीं है? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही अमीक भाई ने कि इन लोगों की पार्टी जो है वो ये कहती है कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान पाक होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने कर दिखाया है। इन लोगों ने सिर्फ बक्तम किया, हम लोगों ने कर दिखाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। बेटियां आगे पढ़ रही हैं, एक हाथ में बाकी कुरान शरीफ है और एक हाथ में मॉडर्न एजुकेशन लिए हैं, लैपटॉप लिए हैं और सीबीएसई जैसी पढ़ाई कर रहे हैं जो आगे बच्चों को बढ़ावा देती है उनको पढ़ने लिखने में। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने एक सवाल अमीक भाई से पूछा कि मुसलमान उनकी मजबूरी है या क्या है। मुझे लगता है इन लोगों की ना गले में हड्डी बनकर ये कोई चीजें टांग लेते हैं और सोचते हैं कि आज हम मुसलमानों को अपीज करेंगे। इनके चिकनी चुपड़ी बातों में अब मुसलमान नहीं आने वाले हैं। मुसलमानों ने सोच लिया है कि वोट काम पर डालना है, नाम पर नहीं डालना, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें जो इतने सालों से करते आ रहे थे वो सिर्फ बातों में ही रह गई, कभी भी काम में तब्दील नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखा गया कि मुसलमान को अपलिफ्ट करा गया। रेटोरिक्स में क्या है ना, अगर मैं एक तस्वीर के फ्रेम में किनारे किनारे पर देखता हूं ना तो मुझे तस्वीर कुछ और नजर आती है, लेकिन तस्वीर के अंदर अगर फ्रेम दर फ्रेम कुछ देखने की कोशिश करता हूं तो असदुद्दीन ओवैसी को कुछ और नजर आती है, अखिलेश यादव को कुछ और नजर आती है, मायावती को कुछ और नजर आती है, बाकियों को कुछ और नजर आती है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरे हाथ में असदुद्दीन ओवैसी ने ये रिपोर्ट पिछले दिनों पेश की उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी प्रैक्टिस की रिपोर्ट है, मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है, 76 पन्ने की कोई रिपोर्ट है, अगर आप कहेंगे आपके पास भेजूंगा मैम। ये रिपोर्ट कहती है कि यूपी में 15 साल से ज्यादा उम्र के 71% मुसलमान अनपढ़ हैं या प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि यूपी में 41% मुसलमान पूरी तरह से अनपढ़ हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि यूपी के कामगारों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 31% भी नहीं है। यह रिपोर्ट यह कहती है कि यूपी में 48% मुसलमान पूरी तरह से भूमिहीन है, खेती नहीं है, मकान नहीं है, सर पे छत नहीं है। तो फिर कैसे मान लिया जाए, कैसे ये मान लिया जाए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये तो मैं भी कह रही हूँ कि इतने सालों से जो बातें बाकी सरकारें करती आई हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रही, कांग्रेस की सरकार नहीं, होल्ड ऑन एक करके पहले निखत बोलेंगी, निखत अपनी बात पूरी करेंगे उसके बाद। हाँ, मेरी बात खत्म हो जाए। चाहे सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही और इतनी चिकनी चिकनी बातें करके उन्होंने कहा और निरंतर कि मुसलमान को अपलिफ्ट किया जाएगा, पर अपलिफ्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कंधे पर रख वोटों की बंदूक चलाई गई। वही अखिलेश जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ, मायावती जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा तो गया कि मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाएगा, मुसलमानों का हर काम किया जाएगा, मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, लेकिन आखिरकार आंखों पर काली पट्टी बांधकर उनको बेवकूफ बनाने का, बरगलाने का, बेबस कर देने का काम इन लोगों ने करा। यही वजह है कि आज मुसलमान पढ़ लिख नहीं पाया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अभी तो सिर्फ मुसलमान पढ़ लिख नहीं पाया है। आपका सवाल एकदम जायज है, आपका सवाल समाजवादी पार्टी से जायज है, आपका सवाल कांग्रेस से जायज है, बीएसपी से जायज है, लेकिन सवाल फिर आपसे भी पूछा जाएगा कि 5 साल में आखिरकार आपकी पार्टी ने क्या किया। मैं वापस आपके पास आता हूं। साधना भारती, बार बार साधना भारती हाथ उठा रही है, शायद आपको रिबट करना चाहती हैं, शायद साधना भारती आपको रिबट करना चाहती हैं। निखत, ओके निखत, ठीक है, साधना भारती आपको रिबट करना चाहती हैं। हाँ, साधना भारती रिबट करना चाहती है। साधना ये कहना चाहती हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। साधना भारती आइए बीच में, साधना भारती बीच में आइए और मेरी बात सुनिए। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, निखत हो गया। निखत अपनी बात कह रही है, अब डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, अब डिबेट को आगे बढ़ने देते हैं। साधना सुनिए, साधना सुनिए, आप दोनों बहनें सुने मुझसे। साधना सुनिए, क्या होता है ना कि अलग अलग इक्वेशन में मुसलमानों को एडजस्ट कर दिया गया यूपी और बिहार में। कैसे, समझिएगा। एक समीकरण कोई पार्टी बनाती, खाम, क्षत्रिय, दलित, आदिवासी, मुसलमान। एक कोई बनाती है फार्म,
फॉरवर्ड आदिवासी मुसलमान, एक कोई बनाता भाम ब्राह्मण क्षत्रिय आदिवासी मुसलमान, एक कोई बनाता है MY यादव और मुसलमान। ये समीकरण से इतर और मुसलमान का कुछ हुआ? साधना, आपने तो सबसे ज्यादा वक्त तक राज किया है, आज आप कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये लड़की मुसलमान के लिए भी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? देखिए, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे पर विश्वास रखते हैं। दूसरी बात ये कहूंगी मैं कि सब जानते हैं कि भाजपा में कैसे चुनाव आते ही धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा मानना ये है, हम कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा ही ये रही है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, नफरत से हम करें किनारा, देश में हो बस भाईचारा। तो सबसे पहली बात कि आज जो निगत जी को बताना पड़ रहा है मुसलमान के लिए हमने ये कर दिया या हम नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर पाए, वो बता नहीं पा रही है, वो घुमा रही है बार बार जलेबी की तरह, जैसे जुमलेबाजी करते आए हैं वही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव में ना मस्जिद की बात हो और ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। साधना भारती की नींद को ना दिक्कत है ना भजन से ना अजान से, हमें दिक्कत है किसानों को कुचलवा कर मरवाने वाले हैवान से और उस हैवानों को बचाने वाले हुक्मरान से। तो हम ये पूछते हैं कि आप किस बात पर, आप हिंदू मुसलमान पर और बांटने और छाटने पर ही चुनाव लड़ते रहेंगे क्या? आपने विगत 5 वर्षों में क्या किया उसके बारे में आप क्यों नहीं बता पाते? क्यों आपके ही रहते गंगा मैया के किनारे लाशें दफना दी गई हिंदू संस्कृति के विरुद्ध? क्यों आपके रहते हाथरस में एक बेटी की लाश को डीजल पेट्रोल डालकर यूपी की राजनीति में मुसलमान, साधना जैसे ही डिरेल हम होते हैं ना, मैं आपको रोक दूंगा। साधना मैं आपको रोक दूंगा। एक बार क्विक रिबटल। ओके ठीक है, एक बार जल्दी से रिबट कीजिए। निघत रिबट कीजिए, फिर धर्मवीर जी आएंगे। एक मिनट होल्ड ऑन। ओके साधना होल्ड। ओके साधना हो गया। ओके क्विक रिबटल, जल्दी से रिबट करें। निघत, आपने किसानों के लिए क्या करा? अरे आप बता देते हैं, सरकार आपकी है फिर भी हम बता देते हैं मैडम, सरकार आपकी है, आप नहीं बता पाएंगी, हम बता देते हैं। ठीक है, सरकार आपकी है लेकिन आप जवाबदारी मत लीजिएगा। भाईचारे का मन की बातें करने के लिए आते हैं, मन की बात मत कीजिए। एक दूसरे को तोड़ने का काम तो आप लोग यही तो करते हैं भाई। ओके ठीक है, और जब हम सत्ता के लिए आना चाहते हैं, सत्ताधारी है लेकिन जवाब नहीं देना चाहते। ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद कुलदीप सेंगर क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद अगर चीख चिल्लाहट हो गई हो, ठीक है साधना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आपका स्लोगन है, ठीक है। निघत आप भी रुक जाइए, निघत साधना आप दोनों रुक जाएं। हाँ ठीक है, मैं भी महिला शक्ति में बिलीव करता हूँ, लेकिन महिला शक्ति का मतलब चीख चिल्लाहट बिल्कुल भी नहीं। चीख चिल्लाहट हम नहीं करेंगे, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे टीआरपी नंबर्स वाली डिबेट नहीं चाहिए, ठीक है। ओके साधना, ओके ठीक है, हाँ हो गया। ओके साधना ठीक है, हो गया। अब मैं आता हूं धर्मवीर चौधरी जी के पास में। धर्मवीर चौधरी जी नमस्कार, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं आप। धर्मवीर चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय हैं 7%, ब्राह्मण है 10%, यादव है 9%, कुर्मी है 12%, दलित है 22%, जाट है 6%, मुसलमान है 19%। कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता मुसलमान? आपकी भी पार्टी चाहिए तो सब कुछ, आपको ब्राह्मण भी चाहिए, आपको दलित भी चाहिए, आपको पिछड़े भी चाहिए, आपको मुसलमान भी चाहिए। वक्त पड़ने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी चाहिए, जब वक्त बदल गया नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार लगा दिया। लेकिन मुसलमान कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते आप? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा आप। राशिद भाई, हमने मुस्लिम समाज की भागीदारी के लिए वो प्रयास किए हैं जो 70 वर्षों में नहीं हुए। क्या किए? आज देश का दुर्भाग्य ये है कि जिन मुस्लिमों ने देश की आजादी से लेकर के अब तक अपना खून पसीना बहाया इस देश के लिए, लेकिन आज वो मुस्लिम समाज के लोग हाशिए पर पहुंच गए। और वो हाशिए पर क्यों पहुंचे ये मुस्लिम समाज के लोग, इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी अगर कोई देश के अंदर है तो वो कांग्रेस है। और उसके बाद में ये 7 साल की सरकार, 10 साल की सरकार बीजेपी की है। ये सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम जो है मुस्लिमों के लिए शिक्षा के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे। आपने क्या किया ये बताइए, आपने क्या किया ये बताइए, मैं इनसे तो पूछूंगा। मेरे सवाल हमेशा तल्ख होते हैं और आप ये कम से कम कुछ नहीं तो 15 साल से आप मुझे जानते हैं धर्मवीर चौधरी जी कि मेरे सवाल बिना रिसर्च के नहीं होते हैं। मुझे राशिद भाई मुझे बोलने दीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 71% दलितों के पास इस देश में 1 इंच भी जमीन नहीं है, 41% मुस्लिम समाज के लोगों के पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है। आपने क्या किया? तो ये कैसे आपने कितना दिया? ये जो आपने कितना दिया? इन्होंने आपने अशराफ पसमानदा में बांटा,
आपने बताता हूं आपको, मेरे पास मैं बताता हूं नेशनल आपको। आपके वक्त की देखिए मेरे मैं पास क्या है बताता हूं ना, आपको। मेरे पास दिक्कत क्या है, मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास दिक्कत क्या होती मुझे है, आप देखिए बोलने मेरे का पास मौका आपका दीजिए। एक्सरे, मेरी बात सुनिए ना, अरे धर्मवीर भाई, मुझे आप मेरे पास बोलने का आपका मौका एक्सरे, दीजिए। मेरे पास दूसरी पार्टी का पोस्टमार्टम, मेरे पास बाकी एनालिसिस, हर किसी को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट मेरे पास में है। अब आप आईना देखिए, दिखाता हूं आपको, और ठीक तरीके से देखिएगा। माफ कीजिएगा, मेरे सवाल तल्ख होते हैं लेकिन एकदम मुझे बोलने लाजमी तो होते दीजिए। हैं। सुनिए ना, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट, अरे सर मुझे यूपी की बोलने रिपोर्ट, दीजिए, यूपी की राशिद रिपोर्ट भाई, आपके मुझे वक्त बोलने में, दीजिए। आपके वक्त में एक मुसलमान एक महीने में खर्च करने की 752 रुपए क्षमता नहीं रखता था। 750 से नीचे उसका एक महीने का खर्च हो पाता था। आपके वक्त में क्या किया आपने? आपके वक्त में 48% मुसलमान अपने मकान या खेती से वंचित रह गया। आपके वक्त में 40% मुसलमान अनपढ़ रह गया, जाहिल रह गया, गंवार रह गया। आपके वक्त में क्या किया आपने? आज बहुत अच्छा लगता है बोलना, माफ कीजिएगा, आज दाढ़ी टोपी बड़ी अच्छी लगती है, आज क्या है ना, लुंगी बड़ी अच्छी लगती है, आज साफा बड़ा अच्छा लगता है, आज स्कल कैप बड़ा अच्छा लगता है, मंच पर बुला करके 4 मुसलमान को पोस्टर बॉय बना देना बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं होता, ना 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 ना। चौधरी जी, पाखंड पॉलिटिक्स है आपकी, पाखंड पॉलिटिक्स है आपकी, माफ कीजिएगा, जवाब दीजिए, पाखंड पॉलिटिक्स करते हैं आप लोग। धर्मवीर चौधरी जी, चलिए लग रहा है धर्मवीर चौधरी जी तक ये डेटा पहुंच नहीं पाया ठीक तरीके से, मैं मेल करूंगा। दानिश कुरैशी जी, चूंकि आप AIMIM की तरफ से बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, एक चीज समझना चाहता हूं, क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में आकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के यह कहना पड़ा कि अगर CA NRC की बात करेंगे तो यूपी में एक नया शाहीन बाग बना देंगे। रोटी कपड़ा मकान की बात कीजिए ना, बिजली सड़क पानी की बात कीजिए ना, लैपटॉप की बात कीजिए, IAS PCS IPS बनाने की बात कीजिए ना। क्या शाहीन बाग, क्या CA, क्या NRC, कौन सा एक मुसलमान चला गया बाहर? क्यों यूपी को शाहीन बाग बनाएंगे ओवैसी? देखिए, शाहीन बाग तो पूरे देश में बने हैं। आप थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे तो पता चल जाएगा कि देश का कोई कोना बाकी नहीं बचा था जिसमें शाहीन बाग ना बने हो। और मैं राशिद हाशमी, मुझे दिल्ली के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैं राशिद हाशमी वल्द, मेरी बात सुनिए, मैं राशिद हाशमी वल्द मोहम्मद इदरीस हाशमी यूपी का रहने वाला हूं, मुझे नहीं दिखा। अब आप बोलें। अच्छा जी, ठीक है, चलिए, नहीं दिखा तो अच्छी बात है। आपको चश्मा लगाना पड़ेगा जहां से लगा आप है, मुसलमानों का दर्द चश्मा लगा हुआ, ये देखिए आप, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरी 4 आंखें हैं, देख लेता हूं मैं। सुन तो लीजिए, आप अभी एंकर के मोड पे हैं और आपका काम है सभी से सवाल करना और चुपते हुए सवाल करना, और हम चुपते हुए सवालों के बिल्कुल सुलगते हुए जवाब देंगे जो कौम और मिल्लत के साथ इस मुल्क में हुआ 1947 के बाद से लेकर आज तक। आप बताइए, आर्टिकल 341 में नोटिफिकेशन किसने लगाया कि मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? ये धर्म आधारित नहीं था, इस पे बोले आप, बताइए आप। और अगर CNRC की बात कर रहे हैं, असम का जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया कांग्रेस ने, और शाहीन बाग में जाके बड़े बड़े कर रहे हैं, किसी एक प्रदेश उन्होंने बताया शाहीन बाग नहीं निकले बाहर, निकली बाहर, नहीं निकले पार्लियामेंट। तो सवाल ये है कि हुकूक की बात जब भी आती है, ये देखता हूं कि पार्लियामेंट में तो ऐसी साहब बोल रहे होते हैं। आपकी आवाज हालांकि थोड़ी सी कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैं एक बार ऑडियो इंजीनियर से कहूंगा कि आपकी आवाज को ठीक किया जाए, जल्दी से कुरैशी जी की आवाज को ठीक किया जाए, दानिश जी की आवाज को ठीक किया जाए। अमीक जमाई के पास एक बार फिर से चलते हैं। अमीक जी, क्या होता है कि जब मैं मुसलमानों में एक नेता ढूंढने चलता हूं ना, तो मुझे कौन दिखते हैं? मुझे दिखते हैं आजम खान, मुझे दिखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुझे दिखते हैं अहमद हसन, मोहसिन रजा, याकूब कुरैशी, इमरान मसूद, या 2-4-6 और भी होंगे। इसके अलावा मुझे दिखते ही नहीं। यानी मुसलमानों के बीच में मुसलमान नेता मसीहा क्यों बनता है? मुसलमानों के बीच मुसलमान नेता क्यों नहीं पैदा होता? मसीहा क्यों बनता? अमीक राशिद भाई, मैं बहुत ही गंभीर आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा, अगर आप मुझे बात रखने की इजाजत दें। सबसे पहले तो देखिए, आपने शिक्षा पर बात छेड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शिक्षा पे छेड़ी। रघुनाथ मिश्रा कमीशन के बाद और सच्चर कमेटी उससे पहले की जो रिकमेंडेशंस आए हैं, उसके बाद 2014 में मोदी जी आ गए थे और 2012 से 17 हमारी सरकार थी।
तो देश भर में चाहे वो बेटियों का ड्रॉप आउट हो, चाहे मुसलमानों की शिक्षा में पिछड़ापन हो, इस पर गंभीरता से लेते हुए हमने उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री जितनी भी हमारे गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, हमने कहा कि इसको आबादी की बुनियाद पर, मुसलमानों की आबादी 18% है, उस साले स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हमारे मुस्लिम समाज में जो कमजोर तबके हैं उनके बीच में जाने चाहिए। और आपको याद होगा कि उसी वक्त में कन्याधन जो स्कॉलरशिप थी वो सभी बेटियों के लिए थी। 20,000 रुपए सालाना जो है उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था, जिसे आज की सरकार ने खत्म कर दिया गया। उसी सरकार में आपको याद हो कि एक हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर के, 5 साल में इनको एक माइनॉरिटी अफेयर का कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। ये नंद गोपाल नंदी जो है, अमीक भाई, ये 10वीं पास जाहिर कैबिनेट मिनिस्टर अमीक भाई, चूंकि आप माननीय अखिलेश यादव जी, मैं पर्सनली एक चीज जानता हूं अमीक भाई कि आप इमोशनल जज्बाती से इंसान है। अमीक भाई, आप जज्बाती से इंसान है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जहां के आप रहने वाले हैं उसी शहर से मैं भी ताल्लुक रखता हूं। उस शहर में, और आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं, सबसे बड़ी बात है, वेल ऑफ फैमिली से हैं, ये और अच्छी बात है। लेकिन अमीक भाई, उसी शहर जौनपुर, पूर्वांचल में ही आते हैं ना, उसी शहर जौनपुर में क्यों 100-150 और अमीक जमई क्यों नहीं है? क्यों 150 राशिद हाशमी क्यों नहीं है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं वहां पर बकरी हाँकने वाले न जाने कितने दिख जाएंगे, जालीदार टोपी, जालीदार फटी बनियान में और लुंगी पहने हुए, लेकिन 100 अमीक जमई नहीं दिखते। मुझे अमीक जमई देखना है ना, मुझे राशिद हाशमी दिखना है ना, मुझे भी तो देखना है ना। जब तक राशिद हाशमी का, जब तक हम शहर को, जब तक हम लोकतंत्र को गांव तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तब तक हम सब की लड़ाई अधूरी है। आपने जौनपुर में नहीं देखा कि जो मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, उसमें हर साल 100 MBBS डॉक्टर निकलते, और वो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया उन्होंने कि वो मेदांता से बड़ी बिल्डिंग है, वो सरकारी था, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वहां पर है। उसके बाद आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो जौनपुर का है, 2017 के बाद उसकी खिड़कियां उखाड़ ले गए लोग। हमारा ये कहना है कि हमने कोई गलतियां थी तो आप हमें सजा देते, लेकिन जनता को जो आपने सजा दी, मेडिकल कॉलेज खुल गया होता तो हमारे जौनपुर के सैकड़ों लोग जो कोविड में मारे गए, शहीद हुए, वो नहीं होते। बीच में आना चाहते हैं काफी देर से, क्विक रैप अप में एक राउंड अप में चूंकि मैं चल रहा हूं और हर किसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। निगत, मेरे साथ एक दिक्कत है। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में चला करता हूं। किसी ने 1947 की बात की है, किसी ने अपनी सरकार की बात की है, लेकिन मैं लेटेस्ट बात करूंगा। आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है निगत, आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास वहां पर मिलता है ना जहां हेट स्पीच ना हो। विश्वास वहां पर मिलता है जहां पर नफरत ना हो। विश्वास वहां पर मिला करता है जहां पर वाकई में विश्वास की खाई पटी हुई रहे। लेटेस्ट आपको तो पता होगा ना, एक धर्म संसद हुई है। आपको यह भी पता होगा कि यति नरसिंहानंद नाम का एक कथित साधु है, या धर्मगुरु कह लीजिए, मैं हालांकि ऐसों को अधर्मगुरु कहा करता हूं, चाहे जो भी हो। यति नरसिंहानंद इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जेल में क्यों नहीं है? अगर वो किसी कौम के खिलाफ बोलता है, अगर देश की आवाम के खिलाफ बोलता है, तो इसका मतलब यह अपराधी है। इसका मतलब यह है कि यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, समुदाय विशेष को लेकर के बोल रहा है। जेल के अंदर क्यों नहीं है अभी तक? जेल के अंदर होता तो विश्वास होता। पहले मैं पढ़ाई की शिक्षा की बात हो रही थी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, जो मोदी जी का नारा भी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने जब विश्वास की बात करी तो मैं बताती हूँ विश्वास कब बढ़ता है और कब नहीं बढ़ा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि असेंडिंग डिसेंडिंग के चक्कर में नहीं पड़ते। जो अभी लेटेस्ट है उसमें बात करते हैं, तो लेटेस्ट बात कर लेते हैं। लेटेस्ट बात यह है कि मुसलमानों को अगर मैक्सिमम स्कॉलरशिप किसी की सरकार में मिली है तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार की सरकार में मिली है। उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम बजट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आज तक 70 साल तक गाने वाली मेरी बहन साधना, मुसलमानों के ये मसीहा बनने वाली मेरी बहन साधना, ये निरंतर कहते रहे कि हम मुसलमानों के लिए देखिए क्या क्या करेंगे, तो आज 4,500 करोड़ का बजट अगर कोई लाई है ना तो वो मोदी की सरकार लाई है। ट्रिपल तलाक जैसे जहर से मेरी मुसलमान महिलाएं जूझती रही, पर मेरी बहन साधना का दिल नहीं कांपा। आज ये बड़ा चिल्ला कर बोल रहे हैं, उस जहर से हम लोगों को मोदी जी ने छुटकारा दिलवाया है। और बात कर लेते हैं कि हज के लिए अगर इंडिपेंडेंस किसी सरकार ने दी है ना महिलाओं को, तो वो मुसलमान महिलाओं को मोदी सरकार ने दी है। और बात कर लेते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बात बोल लीजिए। नहीं, हाँ, मैं जवाब के लिए उसके बाद साधना भारती आप बोलिए। एक बार कंप्लीट करेंगे फिर साधना। जी।
विलायत में पढ़ने के लिए अगर स्कॉलरशिप की बात करिए ना, तो मेरी मोदी सरकार ने बात करी, और यही वजह है कि मुसलमान महिलाएं हो या आप जैसे मेरे भाई हो, जो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं ना, आज मुसलमानों आके मोदी जी को वोट दे रहे हैं, और ये हमने देखा, इसका प्रमाण आपके रिबटल के लिए अब साधना भारती के पास में चलते हैं, क्योंकि साधना भारती को लेकर के कई सवाल आपने उठाए हैं निगत, और साधना भारती रिबट तो आप करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ दो चीजें और मैं जोड़ना चाहूंगा जी। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस में ही दम है सभी को साथ में लेकर के चलने का, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, तो मेरा सवाल यह है कि इमरान मसूद जैसे नेता, जो सहारनपुर के बड़े नेता कहे जाते थे, छोड़ करके आप लोगों को समाजवादी पार्टी में क्यों गए? मेरा पहला सवाल तो यह है। दूसरा ये, लेट्स बी रिवोल्यूशनरी टुडे, लेट्स बी डिसाइसिव टुडे। आज साधना भारती मेरे शो के मंच से ये कह दें कि मैं ये कहूंगी कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, और एक मुसलमान चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में होना चाहिए। एकदम ईमानदारी से आज कह दीजिए साधना भारती, लेट्स बी रिवोल्यूशनरी टुडे। चलिए मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, लेकिन उससे पहले बहन साधना पे बड़े प्रश्न किए गए, तो बहन साधना पहले उसका जवाब दे देती है। जुमलेबाजी की जो बौछार हुई है अभी, देखिए सबसे पहली बात, आपकी बहन साधना तो 2.5 निगत आप साधना बोलेंगे, निगत आप साधना बोलेंगे, निगत आप साधना बोलेंगे, नहीं निगत दिस इज नॉट अ वे, निगत दिस इज नॉट अ वे, आप साधना बोलेंगे, निगत आप साधना बोलेंगे, निगत आप भी मेरी गेस्ट हैं, साधना मेरी गेस्ट हैं, निगत आप साधना बोलेंगे, आप पॉइंटर बना लें, अगर रिबट करना होगा मैं मौका दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बहुत धन्यवाद, साधना बोलिए, साधना बोलिए। धन्यवाद। देखिए सबसे पहली बात, बहन निगत जी, आपकी बहन साधना ने 2.5 वर्ष की उम्र से महिलाओं के लिए काम किया है। आपकी बहन साधना ने 5 साल की उम्र में किसानों के लिए गिरफ्तारी दे दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में संसद भवन में गिरफ्तारी दी थी। आपकी बहन साधना ने महिलाओं, मजदूरों और किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं बचपन से समाज सेवा कर रही हूँ, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत बहन साधना को नहीं है। आज आपको ये जरूरत है कि आप ये जो हिंदू मुसलमान जो बांटने काटने का काम करते हैं, और 2017 का चुनाव याद अगर हो आपको आदरणीय राशिद जी, तो इन्होंने 4 लोगों का चेहरा मुख्यमंत्री की तरह से उतारने का काम किया। ब्राह्मणों को देखते हुए कलराज मिश्र जी, ठाकुरों को देखते हुए राजनाथ सिंह जी, लोधी निषादों के लिए उमा भारती जी, और मौर्य समाज के लिए मौर्य जी को उतारा इन्होंने। लेकिन जब ये चुनाव जीत गए तो उसके बाद इन्होंने आयातित करके योगी आदित्यनाथ जी को उत्तराखंड से ले आए, और जितनी जातियां थी उनको भावनात्मक रूप से तोड़ने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। दूसरी बात मैं कहूंगी, बात रही मुसलमानों की, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं आज ये कह दूं, तो मैं आज इनसे पूछती हूँ, ये कह दें कि हम इतनी मुसलमान बहनों को टिकट देंगे, हम इतने मुसलमान प्रत्याशियों को उतार कर हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, तो मैं ये कहूंगी अंत में कि आग कहां लगती है, योगी जी और मोदी जी को कहां गम है, आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है, मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर, संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, और अब निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर, है फतवों का व्यापार इमामों पंडों पर, और जो सबको भाजाए अभी नहीं मिलता, चौधरी जी आना चाहते हैं। ओके ठीक है, ओके साधना जी, यहीं से आपकी बात आगे बढ़ाएंगे। धर्मवीर चौधरी जी, इसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा, लेकिन हाँ मेरा वादा है कि मेरे सवाल और भी ज्यादा तल्ख होते जाएंगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा। शायद कई सवाल आप सभी को शूल जैसे चुभेंगे, लेकिन चूंकि एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए, उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सवाल हम देश का सवाल में करते ही हैं। प्रोग्राम का नाम भी है देश का सवाल, और देश के सवाल अभी भी बाकी हैं, और जब सवाल देश का होता है ना तो चुपते सवाल आते ही हैं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच MDH। एशियन पेंट्स रॉयल, ग्लिट्स द अल्ट्रा शीन पेंट that steals your spotlight, और LabCare, most trusted brand for IT peripherals, accessories and mobile accessories. पीएम मोदी की सुरक्षा छूट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। डीजीपी चंडीगढ़ और NIA के IG भी होंगे कमेटी का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सिख फॉर जस्टिस की धमकी। किसानों और सिखों के खिलाफ केंद्र की मदद न करने को कहा। इंग्लैंड के नंबर से आए ऑटोमेटेड फोन कॉल। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी का महामंथन। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए तैयार होगा एक्शन प्लान। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में अखिलेश की सेंध। बदायूं से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी थामा समाजवादी पार्टी का हाथ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील, खुद को किया आइसोलेट। और दिल्ली पुलिस में कोरोना का शिकंजा, एडिशनल कमिश्नर समेत 1000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। राजधानी में एक दिन में 22,000 से ज्यादा पॉजिटिव। देश में सीआरपीएफ के 931 जवान भी संक्रमित। यूपी का मुसलमान कहां है? यूपी के मुसलमान के दिल में क्या है? इमरान मसूद जैसे नेता अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं कांग्रेस छोड़ करके, तो फिर क्या गेम चेंजर साबित होंगे या फिर नहीं? असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जो कमाल किया है वोट काटने का, क्या वोट कटवा भर ही बन करके रह जाएंगे या फिर और भी कुछ बड़ा करने वाले हैं? डिबेट को एक बार फिर से ओपन कर देते हैं। रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं अपने गेस्ट को। निगत अब्बास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, अमीर जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी और दानिश कुरैशी AIMIM का रिप्रेजेंटेशन मेरी डिबेट में कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, अब आ सकते हैं आप। हालांकि थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे सवाल कर रहा था। मेरा एक सवाल है धर्मवीर जी, हर किसी का कोई ना कोई मुस्लिम चेहरा है, वैसे पोस्टर बॉय ही होते हैं आज की तारीख में मुसलमान। क्या होता है कि बैकग्राउंड में दाढ़ी टोपी में फोटो लगा ली जाती है, पहुंच जाते हैं मंच पर और ये कहते हैं देखो मुसलमान हमारा है। खैर, किसी का चेहरा है आजम खान, किसी का चेहरा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हालांकि पहले आप ही के थे। किसी का चेहरा है अहमद हसन, किसी का चेहरा है मोहसिन रजा, किसी का चेहरा है याकूब कुरैशी, किसी का चेहरा है इमरान मसूद। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मुसलमान चेहरा कोई क्यों नहीं है? राशिद भाई, जरा मुझे आप बोलने का, आपने सबसे कम मौका दिया। जरा आप सबसे ज्यादा दूंगा। चाहूंगा कि आप मुझे बोलने का पूरा मौका दें और 10 सेकंड फालतू दें। मैं बताता हूं आपको, आपने इमरान मसूद का नाम कई बार लिया, लेकिन सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान साहब का नाम ने आपने एक बार भी नाम नहीं लिया, जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सहारनपुर से। और आप ये भी नहीं बताएंगे कि हमारी पार्टी में 2 बार राज्यसभा के सांसद मुनकाद अली साहब गए, राष्ट्रीय महासचिव बनाया और इस प्रदेश का हुक्मरान बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय मुनकाद साहब को। आप ये भी नहीं बताएंगे कि हमने पिछली बार 100 टिकट मुसलमानों को दिए थे और इस बार 50 टिकट मुसलमानों के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुस्लिम समाज के फाइनल कर चुकी हैं। आप ये भी नहीं बताएंगे कि शमसुद्दीन राइन जो है वो हमारे कई मंडलों के, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक के मंडलों के प्रभारी हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं। आप ये सब नहीं बताएंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा ना, ये बताना तो पार्टी का काम है। मैं तो ये बताऊंगा कि अनपढ़ मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा बेरोजगार मुसलमान कितने हैं, आप नहीं बताएंगे। मैं ये बताऊंगा कि बिना कामगार वाले मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा बिना मकान वाले मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा कि गुर्बत में जीने वाले मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा कि बिना जमीन वाले मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा बिना खेती वाले मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा कि पिछड़े हुए मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा कि भूखे मुसलमान कितने हैं, मैं ये बताऊंगा कि जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं है वो मुसलमान कितने हैं। ये बताना मेरा काम है। मेरा नंबर है, अपनी पार्टी, आपका नंबर है, आप ही का नंबर है, लेकिन सवाल पूछने का मेरा हमेशा नंबर है। सवाल पूछने का 24 घंटा 7 दिन 365 दिन मेरा ही नंबर है। आप जवाब दें। आप पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ, आप ये नहीं पूछेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का 70 सालों में क्या हुआ। आप ये नहीं पूछेंगे कि ये मैंने पूछा है, एक ही जाति धर्म के लोगों पर क्यों चलाया जा रहा है। पूछा है। ये आप बीजेपी के लोगों से नहीं पूछेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि बीजेपी ने लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया। आप ये नहीं पूछेंगे कि मुसलमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज सत्ता में कितने हैं। ये आप नहीं पूछेंगे। और मुस्लिम समाज को जो एक पार्टी हिंदुओं का नाम लेकर डराती है और एक पार्टी मुस्लिम समाज का नाम लेकर डराती है, उनसे आप क्वेश्चन टेढ़े नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी डिबेट करनी है। निगत अब्बास चलिए ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। निगत बताएंगे 403 में से कितने टिकट मुसलमानों को दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से? निगत लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व देते हैं। ठीक है, निगत अब्बास बोलेंगी, उसके बाद कुरैशी जी आपके पास आ रहा हूं मैं जी। 403 में से कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी मुसलमान कैंडिडेट उतारेगी? पहली बात तो सारी बात अगर सिमट कर किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ टिकट पर आ जाती है तो मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा अपीसमेंट तो वो पार्टी कर रही है।
टिकट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उस क्षेत्र में स्ट्रांग होगा, उस क्षेत्र में काम करता होगा। ठीक है। अरे आप बताइए कि आपने मुसलमानों को पिछली बार कितने टिकट दिए थे? लोकसभा में आपने मुसलमान सांसद कितने बनाए, कितनों को टिकट दिए बताइए आप? आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव नहीं लड़ता तो भी उसको एमएलसी या राज्यसभा का टिकट देकर वहां पर हमारी सरकार में मंत्री बनाया जाता है। मुझे बताइए, इनकी सरकार में, इनकी पार्टी में इस प्रकार के काम होते हैं? नहीं होते। हमें अपीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, फिर अपीजमेंट के काम करने की जरूरत है। काम हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट मिले तो काम पर, मैंने कहा तो नाम पर नहीं मिलेगा, काम पर हमें वोट मिल जाएगा, काम बना लेंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने एक और सवाल किया था, भी सवाल किया था निगत आपसे। उस सवाल को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ में डक किया है। निगत, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो जेल में अभी तक क्यों नहीं गए? माफ कीजिएगा, आप अपना सवाल दोहराएंगे? यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो हेट स्पीच देते हैं, जो अपनी अधर्म संसद की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, वो जेल में क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए जो लोग गलत करते हैं, आप देखिए हमारे केंद्र की सरकार नहीं, वो बुल्ली बाई ऐप जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुल्ली डील जो हुई, पिक एंड चूज तो नहीं होना चाहिए ना? पिक एंड चूज बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बुल्ली बाई के अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, लेकिन ये यति नरसिंहानंद के खिलाफ कब होगा? यति नरसिंहानंद के खिलाफ कब होगा? जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो बिल्कुल लोगों के खिलाफ गलत है, काम है, एक्शन अगर कोई व्यक्ति लेगा तो वो जल्द से जल्द, ये साधु का भेष में डाकू है। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं कर पाए। ठीक है। करता धरता अब काफी देर से दानिश कुरैशी इंतजार कर रहे हैं। दानिश कुरैशी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दानिश कुरैशी इंतजार कर रहे हैं। दानिश, AIMIM को सिर्फ मुसलमानों की जरूरत क्यों है? दानिश, AIMIM को सिर्फ मुसलमानों की जरूरत क्यों है? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी एक विशेष वर्ग की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की जब बात आती है, सियासी जुल्म की अगर कहानी की शुरुआत की जाए तो सबसे पहला अगर कोई विक्टिम है उसका, तो वो इस देश में मुसलमान है, जिसे अलग अलग रिपोर्टों ने सर्टिफाइड कर दिया। अब अगर सियासी जुल्म शिकार कम्युनिटी है, उसकी बात अगर कोई लीडर करते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों की बात? क्या असद साहब दलितों की बात, क्या असद साहब पिछड़ों की बात नहीं करते? क्या असद साहब पसमानदाओं की बात नहीं करते? सवाल ये है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो हमेशा से ये कहते आते हैं कि देखिए हमारी सरकार में ये योजना थी, वो योजना थी। अरे सरकार की योजनाएं हमेशा नागरिक के लिए होती है। हम ये कह रहे हैं कि आप असेंबली में कब पहुंचाएंगे उन्हें, हम ये पूछ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में कब पहुंचाएंगे उन्हें। दरअसल ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारे लोगों की मिली हुई, कि किसी तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी का ना बढ़े, असेंबली तक ना पहुंचे, पार्लियामेंट तक ना पहुंचे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर कोई काउंटर दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाहिद वैसी जो है। बाकी तो ये पूरी मस्जिद की मुखालिफत की वक्त है। हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है। कुछ चीजें तो आपकी बात एकदम सही है कि अगर मैं ऐसे देखूं ना कि यूपी में 403 में से 144 विधानसभा 144 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोट बैंक का सीधा असर है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 24 मुसलमान विधायक, जो बाद में हालांकि 25 हो गए थे, बाई इलेक्शंस भी अगर मैं मिला देता हूं, 24 से 25 मुसलमान विधायक 2017 में चुन करके आए थे, जो अपने आप में पूरी विधानसभा का सिर्फ 6% बनाता है, जो बहुत ही ज्यादा का नीचे का रेट आता है। लेकिन अमीक भाई इस बीच जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक चीज से बड़ा मैं आजीज आ चुका हूं। अब तो मैंने भी थोड़ा सा जमाना देख लिया है, थोड़ी सी मैंने भी दुनिया देख ली है, लेकिन ये जो होता है ना, इस्लाम खतरे में है, ये इस्लाम खतरे में है से मैं बड़ा डरता हूं। कुछ भी हुआ, यहां छींक भी अगर आ गई, भारतीय जनता पार्टी वाले किसी ने छींक दिया, इस्लाम खतरे में है। अगर किसी ने चिकुटी काट ली, इस्लाम खतरे में है। हिचकी ले ली तो इस्लाम खतरे में है। अगर इस्लाम खतरे में होता तो मैं एक इंडिपेंडेंट चैनल में, एक न्यूट्रल चैनल में बैठ करके एंकर के तौर पे बात करता। अगर इस्लाम खतरे में होता तो अमीर जमाई मेरी डिबेट में होते। अगर इस्लाम खतरे में होता निगहत अब्बास मेरी डिबेट में होती। अगर इस्लाम खतरे में होता तो जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जहर उगलते असदुद्दीन ओवैसी। अगर इस्लाम वाकई में खतरे में होता तो दिल्ली में शाहीन बाग बन जाता क्या? इतने दिन तक बंधक बना करके रखा जाता क्या दिल्ली को?
देखिए, आपकी बात सही है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। Good. इस देश में भारत का संविधान खतरे में है। मैं आपसे दो बातें, अगर मुझे आप 40 सेकंड दे दीजिए, मैं रखना चाहता हूं। देखिए, जहां तक सभी धर्मों जातियों की भागीदारी की बात हो, भारत की पूरे देश की विधानसभाओं का आजादी के बाद से लेकर अब तक 12-17 की जो हमारी समाजवादी विधानसभा रही सरकार की, 49 एमएलए समाजवादी पार्टी के जीत कर आए और टोटल 68 एमएलए जो 18% का एक तकरीबन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि कितने कैबिनेट थे मैं उनकी गिनती नहीं करना चाहता हूं, कितने मिनिस्टर थे मैं उनकी गिनती नहीं करना चाहता हूं। मेन बात जो है, माननीय नेताजी से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी तक, हमने इंटीग्रल कॉलेज को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनाया, हमने एरा कॉलेज को एरा यूनिवर्सिटी बनाई, हमने जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे जो है एक बड़ी विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि एक 10वीं पास जाहिल जो कैबिनेट इनका अल्पसंख्यक का जो मंत्री है निगाह जी की पार्टी का, नंद गोपाल नंदी 10वीं पास है, और एक माननीय आजम खान साहब जो हाईली क्वालिफाइड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए इंसान को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को बनाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। बेसिकली बीजेपी मुसलमानों को जाहिल रखना चाहती है, बीजेपी मुसलमानों को आजम खान के ऊपर आरोप तो यह है ना कि जमीन कब्जे में ले ली चाहते हैं, वक्फ की जमीन कब्जे चाहते हैं कि चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, ये हमारे देश के बराबर के नागरिक जवाब दीजिए। निगत कम इन, निगत यू में कम इन, निगत जवाब दें। हम एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं अमित भाई, आपको खुद ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए, जिसके खिलाफ पता नहीं कितने आरोप आपको कैबिनेट मिनिस्टर है, आप एक मंत्री बनाने के लिए जेल में डाला गया है कि डाला जाता है। अगर काम करता है, संपत्ति को जब्त करने का काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हो रही है। किस प्रकार की गुंडाई आजम खान और उनका परिवार दिखाता है, ये जग जाहिर है, जनता ने खुद देखा है। मुझे यहाँ पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। बात आ जाएगी तो मैंने से 99 केसेस में उनको जेल मिल चुकी है। 10-15 दिन में बाहर होंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया है साधना भारती के लिए। मेरे पास में सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया है साधना भारती के लिए। एक मिनट, साधना भारती के लिए एक सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए, मेरा नहीं, यूपी की आम जनता का सवाल है। साधना भारती सुनेंगी? बोलिए मैम। हाँ जी, साधना भारती, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आपके लिए एक सवाल है सोशल मीडिया के जरिए। कोई आपसे ये पूछना चाहता है कि 80 स्टैंड में क्यों नहीं ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, अगर विवादित क्षेत्र या फिर मंदिर कह लीजिए, उस जमाने में मस्जिद कह लीजिए, उसका ताला अगर किसी ने खुलवाया तो ये कांग्रेस की सरकार के वक्त में खुला, अगर चाहते तो ताला नहीं खुलता, अगर चाहते तो 89 नहीं होता, अगर चाहते तो 90 नहीं होता, अगर चाहते तो 6 दिसंबर 1992 नहीं होता। कांग्रेस की वजह से शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद जो कुछ भी जिस तरह से पूरी कहते हैं ना कि सोशल फैब्रिक जो उस जमाने में चेंज हो रहा था 80 स्टैंड में और 90 के दशक की शुरुआत में, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जमीन में मंडल और कमंडल आप लोगों ने ला करके रख दिया था। यही वजह है कि आज हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में होता है। मेरा नहीं, यूपी के एक आम जनता का सवाल है, जवाब दें साधना भारती। जी देखिए आदरणीय राशिद जी, हिंदू मुसलमान कौन करता है, बांटने की राजनीति कौन करता है, मंडल कमंडल किसको दोनों चाहिए, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। मंडल और कमंडल लेकर दोनों नाव में पैर रख के चुनावी वैतरणी कौन पार करना चाहता है, सब जानते हो। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि मैं यही कहती हूं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा रामकृष्ण का धाम है और मुस्लिम कहता मस्जिद मेरी अल्लाह का मुकाम है। लेकिन इस बार दिल की रंजिशें मिटाकर अब इस बार सब विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए वोट देगी उत्तर प्रदेश की जनता, तो भाजपा को तो कतई नहीं देगी। दूसरी बात, मैं निगत जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा था, अभी बहुत बातें कर रही थी महिलाओं को लेकर भी, तो देखिए इन्होंने पद को लेकर कि किसको नेता बना दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम महिला तो बीजेपी के साथ है। इन्होंने ट्रिपल तलाक से आजादी जो दिलाई है, ये कोई ऐसा कोई सर्वे हो गया क्या मुस्लिम महिलाएं किसके साथ है? चुनाव में मालूम चल जाएगा अभी आपको। दूसरी बात ये कहूंगी मैं कि इन्होंने कहा, देखिए मैं बता देना चाहती हूं अभी आपको, मैं पूछ रही हूं कितनी मुसलमान महिलाओं को टिकट देंगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इन्होंने जब दयाशंकर सिंह जब मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उन पर निंदा नहीं व्यक्त करता भाजपा का कोई व्यक्ति, बल्कि उनकी पत्नी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। भगवान राम की तुलना शराब से जो करता है नरेश अग्रवाल, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। चिन्मयानंद नेता बनता है यौन उत्पीड़न का आरोपी। कुलदीप सेंगर का दोस्त जिला पंचायत अध्यक्ष में चुनाव कर लिए अध्यक्ष पद के लिए टिकट पाता है, जो कि उन्नाव पीड़िता के पिता का मुख्य कानूनी आरोपी एक्शन हुआ। कुलदीप सेंगर के खिलाफ कानूनी एक्शन हुआ, ऐसा तो है नहीं कि ये बाहर ही घूम रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। निगत अब्बास आ जाइए बीच में, निगत अब्बास बीच में आ जाइए, उसके बाद धर्मवीर चौधरी जी आप भी आ सकते हैं। निगत अब्बास बोलो। मैं साधना जी चिल्ला नहीं सकती हूँ, पहले अब अपना आप तो चिल्ला ही नहीं सकती क्योंकि आप झूठ बोलना जानती है ना, आप सच्चाई व्यक्ति चिल्लाता है।
पीड़ित कर रखा है अपने हिंदुस्तान की जनता को आज। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, देखिए मैडम, इनसे भाग नहीं सकती। जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और एक महिला जब अच्छा बोलती है ना और धारा प्रवाह बोलती है तो बड़ा आनंद तो आता है, बड़ा आनंद तो आता है। साधना भारती, आप धारा प्रवाह बोलती हैं, हालांकि मेरे जितने भी प्रवक्ता, अमित भाई, हमारी बहन को हाँ, जलसा लूटना तो आता ही है राशिद भाई। हाँ, मतलब मेरे जितने भी पैनलिस्ट थे इतने धारा प्रवाह बोलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और विनम्र धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबका वक्त बहुत बेशकीमती है, बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, लेकिन आपने मुझे समय दिया है, मेरी पूरी टीम को समय दिया। देश का सवाल के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक चीज याद करना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार ने कहा है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। मुसलमान लेकिन अब नादान नहीं है। मुसलमान को बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी टोपी वाली अपनी पहचान बना करके रखना नहीं चाहता। मुसलमान सिर्फ सीए, एनआरसी भर में सिमट करके नहीं रहना चाहता। उसे रोजगार चाहिए, उसे कामगार बनना है, उसे खेती चाहिए, उसे जमीन चाहिए। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।